जनता के पास अगर कोई विकल्प नहीं बचेगा, जाहिर सी बात है कि टूट फूट की स्थिति होगी, तो वोटों का बिखराव होगा। फिर उसके बाद तमाम जो क्षेत्रीय दल है वो पूरी तरीके से सीटों के लिहाज से पिछड़ जाएंगे। फिर भाजपा एकमात्र आप कह सकते हैं कि एक मजबूत पार्टी होकर के उभरेगी। अजीत पवार को वो लालच दिया जा रहा है कि वो भी एनसीपी को जो बड़ी कर चुके हैं अब तक, अब और तमाम विधायकों को जो है उसमें जोड़ा जा सके। और जहाँ तक मुलाकात की बात है अजीत पवार के शरद पवार से, तो जाहिर सी बात है कि पारिवारिक रिश्ते हैं तो वो मुलाकात कर सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर उनके द्वारा ये बात कही गई है कि भाजपा लगातार जो है अलग अलग राज्य की सरकारों में जो है टूट की स्थिति को जो है अपना रही है। तो इस वजह से भी भाजपा की एक चाल हो सकती है कि इससे पहले इस तरीके के र्यूमर्स को फैलाया जाए और इंडिया गठबंधन के नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को कहीं न कहीं जो बगावत करने पर उतावला किया। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के सियासी संकट के बारे में। महाराष्ट्र में इस वक्त शरद पवार वर्सेस अजीत पवार देखने को मिल रहा है। एनसीपी 2 गुटों में बढ़ चुकी है और एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर, इस पार्टी के नाम को लेकर इस वक्त यहाँ पर देखा जाए तो अहम दावे किए जा रहे हैं अजीत पवार की तरफ से, उनके गुट की तरफ से। इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर अजीत पवार और शरद पवार के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई और उस सीक्रेट मीटिंग को लेकर भी नए सियासी समीकरण बनना शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अब शरद पवार भी लगातार चुनौतियां दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं अजीत पवार के गुट को। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अहम सवाल ये उठते हैं, क्या अगर शरद पवार की यहाँ पर जीत हो जाती है तो जाहिर है कि एनसीपी पार्टी को वह और भी अच्छे मुकाम तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर शरद पवार की जीत नहीं होती है तो क्या वाकई में एनडीए की तरफ उनका रुख माना जा सकता है? सवाल यहाँ पर काफी ज्यादा खास रहेंगे, सवाल यहाँ पर काफी ज्यादा अहम रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार से हम जानना चाहेंगे कि अबरार, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र से आप भी ताल्लुक रखते हैं, तो महाराष्ट्र को अगर देखा जाए, जमीनी हकीकत पर अगर रुख किया जाए महाराष्ट्र की सियासत पर, राजनीति पर, तो आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे की तरह यहाँ पर शरद पवार को भी हाथ धोना पड़ सकता है? लेकिन उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा है शरद पवार का अनुभव, क्योंकि देश भर में देखा जाए तो देश की सियासत में जिस तरीके से अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं, तो महाराष्ट्र में शरद पवार चाणक्य माने जाते हैं। देखिए, शरद पवार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें कि अजीत पवार की रणनीति साफ है कि जो महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों का बोलबाला रहा है हमेशा से, वहाँ पर जिस ढंग से लगातार ये देखने को मिलता है कि आपस में भले भिड़ंत होती हो, लेकिन कभी भी बाहरी पार्टी को वहाँ पर जो जमने नहीं दिया जाता। यही वजह रही कि भाजपा जब भी सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, वो शिवसेना के साथ गठबंधन करके बनाई है। और अब देखिए कि जब उद्धव ठाकरे शिवसेना को लेकर के अलग हो गए, उसके बावजूद भी भाजपा को सरकार बनाने के लिए शिवसेना के ही 2 फाड़ करने पड़े और तब जाकर के एकनाथ शिंदे के साथ वो सत्ता का हिस्सा बन पाए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि महाराष्ट्र में भाजपा दरअसल आने वाली भविष्य की राजनीति को समझते हुए लगातार जो है वहाँ के क्षेत्रीय दलों को कमज़ोर किया जो है कर रही है। अब देखिए कि कांग्रेस में कोई टूट नहीं होती है। कांग्रेस, हालांकि भाजपा अगर चाहती तो कांग्रेस में आसानी से टूट करवा सकती थी, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस में टूट नहीं करवाई, उन्होंने टूट करवाई शिवसेना में और एनसीपी में। तो ये कहीं ना कहीं जो है बतला रहा है कि महाराष्ट्र में अब जो है भले ही अजीत पवार या एकनाथ शिंदे ये सोच रहे हो कि वो सत्ता का हिस्सा बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा उन्हें अपने साथ बनाए रखेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भाजपा मात्र उनका इस्तेमाल कर रही है और अगर आने वाले समय में वो बहुमत के साथ खुद ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सत्ता में आ जाएगी, या फिर जनता के पास अगर कोई विकल्प नहीं बचेगा, जाहिर सी बात है कि टूट फूट की स्थिति होगी, तो वोटों का बिखराव होगा। फिर उसके बाद तमाम जो क्षेत्रीय दल है वो पूरी तरीके से सीटों के लिहाज से पिछड़ जाएंगे। फिर भाजपा एकमात्र आप कह सकते हैं कि एक मजबूत पार्टी होकर के उभरेगी और उसके बाद इन तमाम
जो है नेताओं को, जो खास करके लुभाव के चलते या फिर बड़े पद के लालच में बीजेपी के साथ सरकार का हिस्सा बने हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है भाजपा फिर अपने साथ जो है नहीं रखने पर भी विचार कर सकती है। उन्हें गठबंधन से बाहर भी किया जा सकता है, जैसा कि अब एकनाथ शिंदे के ऊपर भी तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। अपराध, जैसा कि आपने एकनाथ शिंदे की बात छेड़ी है, तो वह सीएम है और आज देखा जाए सीएम पद को लेकर अजीत पवार का नाम भी आगे आ चुका है, क्योंकि अजीत पवार भी यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री वह बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहीं ना कहीं वादा किया है अजीत पवार से कि शरद पवार को एनडीए में लेकर आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर शरद पवार एनडीए में आते हैं तो मुख्यमंत्री अजीत पवार क्यों? क्योंकि देखा जाए शरद पवार को लेकर ये कहा जा रहा है, जब अजीत पवार की उनसे मुलाकात हुई, सीक्रेट मीटिंग हुई, तो वहां पर उन्हें 2 ऑफर दिए गए और उन ऑफर से हम वाकिफ हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें कृषि मंत्रालय दे दिया जाए, मंत्री पद दे दिया जाए, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर चेयरपर्सन बनाने की लेकर बात कही गई है। तो ऐसे में अबरार, आपको क्या लगता है शरद पवार का एनडीए में आ जाना? और शरद पवार फिलहाल देखा जाए ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है, वह अजीत पवार को लगातार चुनौतियां दे रहे हैं कि जो बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं उसमें अजीत पवार के साथ शरद पवार की तस्वीर ना लगाई जाए, नहीं तो वह अदालत की तरफ रुख कर सकते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर इन बयानों को, और इसके बाद यहाँ पर क्या लगता है कि पीएम मोदी का यहाँ पर वाकई में वादा रहेगा अजीत पवार से, या फिर एनसीपी में टूट के लिए ही सिर्फ ये खेल खेला गया है? और यहाँ पर सीएम तो एकनाथ शिंदे, उनको लेकर भी तो यही कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की आने वाले समय में मुख्यमंत्री वही बनेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में पहले से ही बगावत की सरकार जो है वो बनी हुई है। भाजपा ने जो एकनाथ शिंदे को इसी लालच के तहत 40 विधायकों को तोड़ने पर मजबूर किया था, और फिर से एक बार जो है अजीत पवार को वो लालच दिया जा रहा है कि वो भी एनसीपी में कोई टूट जो बड़ी कर चुके हैं अब तक, अब और तमाम विधायकों को जो है उसमें जोड़ा जा सके। और जहाँ तक मुलाकात की बात है अजीत पवार के शरद पवार से, तो जाहिर सी बात है कि पारिवारिक रिश्ता है तो वो मुलाकात कर सकते हैं। हर एक चीज़ को राजनीतिक रूप से लेकर के देखना, क्योंकि शरद पवार ही अगर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर इंडिया गठबंधन में कोई स्थिति जो बचेगी नहीं। तो ऐसे में खुद आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर उनके द्वारा ये बात कही गई है कि भाजपा लगातार जो है अलग अलग राज्य की सरकारों में जो है टूट की स्थिति को जो है अपना रही है। सरकारों को कहीं ना कहीं गिराने का, ख़त्म करने का, कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज लगभग वो 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम बातों पर जो है अपने पक्ष को रख चुके हैं। तो अब इस पर जो एक तरह से चर्चा करना या फिर उसको उस ढंग से देखना बिल्कुल बेफिजूल बेमाने है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र के मुंबई में अब तीसरी बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, दरअसल इस बैठक में कई बातों को लेकर के जो है फैसला लिया जा सकता है। सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं ना कहीं रुख जो है वो साफ किया जा सकता है। तो इस वजह से भी भाजपा की एक चाल हो सकती है कि इससे पहले इस तरीके के र्यूमर्स को फैलाया जाए और इंडिया गठबंधन के नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को कहीं ना कहीं जो बगावत करने पर उतावला किया है। लेकिन अबरार, यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। अब महाराष्ट्र में देखा जाए तो 24 को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि 24 महाराष्ट्र की सियासत में इस वजह से मायने रखता है। लोकसभा चुनाव होंगे और साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो सीएम पद के लिए आप यहाँ पर किसे देख रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पहले यही उठता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि शरद पवार को लेकर यह कहा जा रहा है कि शरद पवार को साइडलाइन किया जाएगा। कांग्रेस में देखा जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जल्द ही बातचीत कर सकते हैं उद्धव ठाकरे, और आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शरद पवार को साइडलाइन करते हुए चुनाव लड़े जाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव? क्या, जैसा कि आपने कहा कि शरद पवार के बिना जीत हासिल कर पाना वाकई में मुश्किल माना जा सकता है। एक वक्त वह कांग्रेस का हिस्सा रहे, लेकिन आज अपनी खुद की पार्टी है और वही पार्टी कहीं ना कहीं उनके हाथों से जाती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देख रहे हैं आप 24 के लोकसभा चुनाव? देखिए, 24 के लोकसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कि भाजपा की नज़र दरअसल विधानसभा के चुनाव को जीतने की नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव को जीतने की अगर पूरे तौर पर देखा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग आप कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में लगभग 48 सीटें हैं लोकसभा की, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत है। तो इस लिहाज से ये लगातार कोशिश की जा रही है कि कम से कम जो है महाराष्ट्र के 48 सीटों में से लगभग 40 सीट जो 42 सीट जीता जा सके, ताकि सरकार फॉर्मेट
ट्रांसफॉर्मेशन में जो है आसानी हो। तो कुल मिलाकर के 24 की लड़ाई को लेकर के ये पूरा मामला जो है इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इसमें भाजपा कितनी हद तक सफल हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर अब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों का अभी तक जो है टेस्ट नहीं हो पाया, नहीं भाजपा का टेस्ट हो पाया है, क्योंकि ये टूट की राजनीति जब से हुई है शुरू, उसके बाद अब तक कोई बड़े चुनाव नहीं हुए। आखिरी छोटे से सवाल रहेंगे, आखिरकार महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या फिर अजीत पवार? देखिए, महाराष्ट्र में सीटों के लिहाज से जो पार्टी उभरेगी, ये गुट उभरेगा, जाहिर सी बात है कि उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और हो सकता है कि भाजपा या तो फिर उनके अलावा देवेंद्र फडणवीस को भी आगे कर सकते। और दूसरा अहम सवाल ये बनता है कि अगर शरद पवार को यहाँ पर ये मंत्रालय दिया जाता है तो क्या लगता है आपको, शरद पवार इसे एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि फिलहाल तो वो जो स्थिति है वो ना के बराबर नजर ही आ रही है। देखिए, शरद पवार बिल्कुल इन तमाम बातों को खंडन कर चुके हैं, और इस तरीके से लगातार मीडिया में कवरेज करके कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि जो बैठक होने वाली है उस बैठक से ध्यान भटकाने की एक तरीके से जो आप कह सकते हैं कि साजिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ सियासी उलटफेर देखने को मिलेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने शरद पवार से जवाब मांगे हैं। हालांकि दूसरी ही तरफ देखा जाए, शरद पवार ने यहां पर समय मांगा है और 8 सितंबर के दिन इस पर कुछ अहम फैसले सुनाए जा सकते हैं, और अजीत पवार यहां पर तमाम दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंप चुके हैं। देखना है कि आखिरकार एनसीपी का असली बॉस कौन कहलाएगा, अजीत पवार या फिर शरद पवार, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।